बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइज्जत बरी कर दिया गया। कुछ रोज तो मैं इस वाक़े की वजह से अफसरदा रहा, फिर अपनी मसरूफियत में भूल गया। कुछ रोज बाद जब मैं मामूल के मुताबिक यूनिवर्सिटी से लौट रहा था कि एक बुजुर्ग शख्स ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने बाइक रोककर बूढ़े की तरफ देखा। बेटा, आगे कुछ दूर मेरा घर है, अगर मुझे वहां तक ले चलो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। मैं काफी देर से खड़ा हूँ। इस दौरान कोई गाड़ी नहीं आई और फिर ये भारी बैग भी है। बूढ़े ने करीब पड़े बैग की तरफ देखते हुए कुछ इस तरह आजिज़ी से कहा कि मैं इनकार न कर सका। और फिर मैं तो वैसे भी इसी रास्ते से जा रहा था। मैंने सोचा इस तरह किसी का भला हो जाए तो क्या हर्ज है। बैग मैंने बूढ़े के कहने पर अपने आगे रख लिया। अच्छा खासा भारी बैग था। बूढ़े के पीछे बैठते मैंने बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ दूर मकान के सामने बूढ़े ने मुझे रुकने को कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाबा जी, बैग तो लेते जाइए। मैंने बाबा जी को आवाज लगाई। तुम ले आओ बेटा, अब मैं इतना भारी बैग कैसे उठाऊं? और फिर घर पर ताला है, शायद बेटा बहू के साथ ही बाहर गया है। बूढ़े ने कप कपाते हाथों से जेबें टटोलकर चाबी निकालने के बाद ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं इसके इशारे पर बैग उठाए अंदर ही चला गया। ये 120 गज का मकान था। टीवी लॉन्च के सामने 2 कमरे थे। बूढ़े ने मुझे एक कमरे में बैग रखने को कहा। मैं जैसे ही दरवाजा धकेलकर कमरे में दाखिल हुआ, मेरे सर पर गोया क़यामत टूट पड़ी। किसी ने सर के अकबी हिस्से पर किसी ठोस चीज का वार किया। मुझे अपनी खोपड़ी का अकबी हिस्सा चटकता हुआ महसूस हुआ था और कमरे के दरो दीवार निगाहों के सामने घूम गए थे। अगले ही पल मैं होश से महरूम हो चुका था। मुझे दोबारा होश आया तो मैं कमरे के फर्श पर चट पड़ा था। करहाते हुए आंखें खोली तो पांव तले से जमीन सरक गई। मैं खौफ दहशत से लरजते कदमों से उठा और फटी फटी निगाहों से करीब पड़ी नौजवान लड़की की लाश की तरफ देखने लगा। लड़की के सीने में ऐन दिल के मुकाम पर खंजर पे वस्त था। जख्म से अब भी हल्का हल्का खून रिस रहा था। लड़की का लिबास जगह जगह से फटा हुआ था और चेहरे पर खराशों के निशान साफ जाहिर कर रहे थे कि इसे कत्ल करने से पहले बेआबरू किया गया है। सबसे तशवीशनाक बात, खुद मेरे लिबास पर खून के धब्बे थे जो यकीनन इसी मकतूल लड़की के ही थे। मुझे समझने में देर ना लगी कि मुझे साजिश के तहत कत्ल जैसे संगीन जुर्म में फंसाने की कोशिश की है। मगर बूढ़े का मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरे जहन में यही सवाल गर्दिश कर रहा था, मगर ये सोचने का वक्त नहीं था। मेरी बेहतरी इसी में थी कि मैं जल्द से जल्द इस मनहूस मकान से निकल जाता। ये सोचते मैं कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि डोर बेल बजने लगी और साथ ही ललकारती हुई गर्जदार आवाज सुनाई थी, तुम पुलिस के घेरे में हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि खुद को कानून के हवाले कर दो। मेरे सोचने समझने की सलाहतें मफलूज हो चुकी थी और कान पट्टियां साए साए कर रही थी और दिल इस तेजी से धड़क रहा था कि गोया अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। इस घर के एक कमरे में नौजवान लड़की की लाश मौजूद थी जिसे कत्ल करने से पहले बेआबरू किया गया था। खुद मेरे लिबास पर मकतूला के खून के धब्बे मुझे कानून की निगाहों में कातिल साबित करने के लिए काफी थे। मुझे आलमे तस्वर में फांसी का फंदा अपने गले में दिखाई देने लगा था। डोर बेल के साथ साथ अब दरवाजे पर ज़रबें पड़ने लगी थी। पुलिस एहलकार दरवाजा तोड़ने की कोशिश के साथ साथ गंदी गालियां भी बक रहे थे। मैं दौड़ता हुआ दोबारा कमरे में पहुंचा और लड़की की लाश फैलाकर अकबी सिमत खुलने वाले दरवाजे से मकान की अकबी सिमत पहुंचा। खुशकिस्मती से यहाँ दीवार पर हिफाजती ग्रिल मौजूद न थी, मगर दीवार काफी ऊंची थी। इसका हल भी मुझे नजर आ ही गया था। करीब ही एक वॉशिंग मशीन रखी थी जिसे मैंने घसीट कर दीवार के करीब किया। वॉशिंग मशीन पर चढ़ा और पंजों के बल उछलकर दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ लटक कर कूद गया। इसी दौरान दरवाजा तोड़ने की जोरदार आवाज सुनाई थी। मैं अंधाधुंध भागता हुआ मुख्तलिफ गलियों से होता सड़क पर पहुंचा। मेरी किस्मत अच्छी थी जो बिजली कंपनी की मेहरबानी से
सड़क और गलियां तरीखी में डूबी हुई थी, वरना मेरे लिबास पर मौजूद खून के धब्बों की वजह से मुसीबत में फंस सकता था। मैं रिक्शे पर अपने इलाके में पहुंचा तो रात के 9 बज चुके थे। यहाँ भी लोड शेडिंग की बदौलत अंधेरे का राज था और यही मेरे हक में बेहतर साबित हुआ। इसका अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब गली की नुक्कड़ पर मुझे मेरा दोस्त तनवीर मिला। तनवीर भी इसी महल्ले का रहायशी था। मुझ पर नजर पड़ते ही तनवीर ने मेरी कलाई थाम ली और एक तरफ ले गया। बाबर, तुमने ये क्या किया? उस लड़की का कत्ल क्यों किया? अभी कुछ देर पहले पुलिस तुम्हारे घर पर छापा मारकर जा चुकी है और अभी 2 सादा लिबास एहलकार तुम्हारे घर के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। मैंने हैरानगी भरी निगाहों से इधर उधर देखते हुए कहा, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। तो फिर तुम्हारी मोटरसाइकिल मकतूला के दरवाजे के बाहर क्यों मौजूद थी? और फिर तुम्हारे लिबास पर भी खून के धब्बे मौजूद है। इसने मेरे लिबास पर नजर पड़ते ही दरश्त लहजे में कहा, तनवीर, यकीन जानो, अल्लाह की कसम, मैंने उस लड़की का कत्ल नहीं किया। ये बताने का अब वक्त नहीं कि वहाँ क्या हुआ। मैंने अफसुर्दा लहजे में कहा और जाने के लिए वापस मुड़ा। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? तनवीर ने मुझसे पूछा। जहाँ हालात और तकदीर ले जाए, अब मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। तनवीर ने असबाद में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी ये बात तो दुरुस्त है, मगर पहले इन खून आलूदा कपड़ों से निजात हासिल कर लो। ये ना हो कि किसी मुश्किल में फंस जाओ। आओ मेरे साथ, वैसे भी घर पर इस वक्त कोई नहीं है, सब फवाद अंकल के घर दावत पर गए हैं। तनवीर का घर करीब ही था। मैंने तनवीर के कपड़े पहने, इसका मफरल चेहरे पर लपेटा। इस दौरान मैं इसे मुख्तसर अल्फाज में बता चुका था कि मुझ पर क्या गुजरी। मेरा इरादा अब ये शहर छोड़ने का था। मैं तनवीर को अलविदा कहकर वहां से निकल गया। खुशकिस्मती से मुझे लारी अड्डे से निकलने वाली आखिरी बस में सीट मिल गई थी। गाड़ी अभी कुछ ही दूर ही गई थी कि रुक गई। मैंने खिड़की से झांका, सड़क पर गाड़ियों की एक तवील कतार मौजूद थी। काफी दूर आगे पुलिस एहलकार गाड़ियां चेक कर रहे थे। क्या मुसीबत है, देखो तो सही क्या चक्कर है। ड्राइवर ने झंझलाकर कंडक्टर से कहा तो वो बस से उतर गया। इसकी वापसी 5 या 10 मिनट में हुई। उस्ताद, पुलिस किसी कातिल की तलाश में है। कंडक्टर के अल्फाज ने मेरे जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ा दी। गोया पूरे शहर में मुझे तलाश किया जा रहा था। 1-2 मुसाफिर जब टहलने के लिए बस से उतरे तो मैं भी खामोशी से उतर गया और गाड़ियों की कतार से कदरे हटकर सड़क की दूसरी तरफ मैदान में चलता हुआ काफी लंबा चक्कर काटकर पुलिस नाके से काफी दूर जाकर दोबारा सड़क पर जा पहुंचा। इस वक्त तो मैं पुलिस से बच निकला था, मगर अब नई परेशानी लाहक हो गई थी। मैं बस या ट्रेन पर सफर नहीं कर सकता था, कहीं न कहीं चेकिंग के दौरान पकड़ा जाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। चलते चलते टांगे शल हो चुकी थी और रात भी काफी हो चुकी थी और फिर भूख से भी बुरा हाल था। आखिर थका हार कर सुस्ताने के लिए सड़क से कदरे हटकर बैठ गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुखालिफ सिमत से आने वाला एक लोडिंग ट्रक कुछ फासले पर रुका। ड्राइविंग साइड का दरवाजा खुला और एक दराज कद शख्स उतरकर सड़क के किनारे वाक़या दरख्तों के झुंड में जा घुसा। ये मेरे लिए सुनहरी मौका था। मैं बिल्ली सी चाल चलता हुआ अकब से लोडिंग ट्रक पर जा चढ़ा। लोडिंग ट्रक सामान से भरा हुआ था। सामान के बीच 2 फुट का खला था। मैं खला में आगे बढ़ा और एक तरफ टेक लगाकर बैठ गया। बामुश्किल एक बंदे के बैठने की जगह थी। फिर कुछ देर बाद लोडिंग ट्रक चल पड़ा। किसी ने सच ही कहा है कि नींद सूली पर भी आ जाती है, और मैं तो वैसे भी पिछले कई घंटों से भूखा प्यासा पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। थकन और नकाहत के बाइस बैठे बैठे सो गया। आंख खुली तो लोडिंग ट्रक रुका हुआ था। मैं खला से होता हुआ बाहर निकला और लोडिंग ट्रक से उतरने से पहले इधर उधर झांका। सड़क पर किसी को ना पाकर इत्मीनान से उतरा और लोडिंग ट्रक से कदरे फासले पर चला गया। उसी वक्त दरख्तों के एक झुंड से राफा हादसे से फारग होने के बाद ड्राइवर नमूदार हुआ और लोडिंग ट्रक पर सवार होकर तेज रफ्तारी से रवाना हो गया।
ये कोई बुलंद व बाला सर सब्ज पहाड़ी इलाका था। सड़क के साथ ही एक कच्चा रास्ता था। मैं इस पर चलते हुए काफी आगे निकल गया। सुबह हो चुकी थी, मगर मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि इस पहाड़ी इलाके में अब तक मुझे कोई फर्द ना दिखाई दिया था। माहौल पर अजीब सा सुकूत छाया हुआ था। दरख्तों से भरी वादी पुर असरार सी लग रही थी। अब तो मुझे भी डर लगने लगा था कि ना जाने ये कौन सी जगह है। जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं चंद कदम मजीद आगे बढ़ा था कि एक बारीक सी मर्दाना आवाज सुनाई दी, आगे मत बढ़ो, खुदा के लिए वापस लौट जाओ। आवाज में अजीब सी वहशत और उदासी थी। मैं रुक गया और मुखातब को तलाश करने लगा। इधर उधर निगाहें दौड़ाने के बाद भी कोई जी नफ्स दिखाई ना दिया तो मेरी हैरत दो चंद हो गई। ये किसकी आवाज थी? कोई जिन भूत तो नहीं? इस ख्याल ने मुझे मजीद सहमा दिया। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मैंने चिल्लाते हुए पूछा। मैं तुम्हारे करीब ही हूँ। एक बार फिर वही बारीक सी आवाज सुनाई दी। आवाज करीब ही कहीं से आ रही थी, मगर बोलने वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ कहाँ हो तुम और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैंने हैरत भरे अंदाज में पूछा। अपने कदमों के करीब देखो। वही आवाज दोबारा गूंजी। मैंने गौर से अपने कदमों के करीब देखा तो हैरत से उछल पड़ा। वो 4 या 5 इंच का बौना था जो मेरे पांव के कुछ फासले पर सर उठाए मुझे देख रहा था। किसी बौने को जिंदगी में देखने का मेरे लिए ये पहला इत्तेफाक था। मैं हैरत से इस बौने को देखते हुए इसके करीब बैठ गया। कौन हो तुम और मुझे आगे जाने से क्यों रोक रहे हो? इससे पहले कि बौना कोई जवाब देता, दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। बौना खौफजदा होकर चीखा और एक तरफ झाड़ियों के झुंड में जा घुसा। बौने का यूं अचानक दिखाई देना और फिर मुझे आगे ना जाने का मशवरा देना और फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर खौफजदा होकर भाग जाना मुझे अनजाने खदशात और विश्वासों में मुब्तला कर रहा था। सोचने लगा जरूर यहाँ कोई खतरा है। डर और खौफ के मारे रास्ता बदलकर मुखालिफ सिमत चलने लगा। जब काफी देर चलने के बाद भी मुझे सड़क ना दिखाई दी तो मैं ठिठक कर रुक गया। कहीं मैं भटक तो नहीं गया? ये ख्याल ही मेरे लिए खौफनाक था। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहने के बाद आगे बढ़ा तो एक दूसरा रास्ता दिखाई दिया। यहाँ सेब के दरख्तों की तादाद थी। चंद सेब खाने के बाद मैं वहां से चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद दूर से एक इमारत दिखाई दी। ये चारों तरफ से दरख्तों में घिरी लाल रंग की हवेली थी।